नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। आज एक स्पेशल सीरीज चालू करने जा रहा हूँ जो बहुत ही अहम है हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक बिजनेसमैन, हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए। क्योंकि हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको मालूम होना ज़रूरी है कि कौन कौन से फील्ड में आप जॉब करना चाहते हैं, और आपको ये भी मालूम होना ज़रूरी है कि कौन कौन से फील्ड में आप बिजनेस भी कर सकते हैं। तो जॉब के लिए आपके पास कौन से क्राइटेरिया होंगे, उसमें स्कोप कैसा होगा, सैलरी कैसी होगी, फ्यूचर कैसा होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट कितने लगेंगे, लाइसेंस कितने लगेंगे और फ्यूचर कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें। तो इन दोनों के बारे में हम इस सीरीज़ में पूरे डिटेल्स में बताएंगे। इसमें जो जॉब का पार्ट है, जॉब्स इन वेरियस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ये मैं कवर करूँगा, पूरी डिटेल्स में आपको बताऊँगा। और बिजनेस का पार्ट कवर करेंगे हमारे होस्ट। ये वीडियो कोलैबोरेशन में बनाया गया है, हाँ, यूट्यूब चैनल जो फार्मा फ्रेंचाइजी हेल्प नाम से है, उनके स्पीकर अजय कुंबोज ये आज वीडियो होस्ट करेंगे। वो आपको बताएंगे कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो इसके पहला एपिसोड है, इसमें मैं आपको कवर करूँगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कौन कौन से जॉब्स हैं। और अजय जी कवर करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगर आपको करनी है, इस बिज़नेस में उतरना है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी, कितनी इन्वेस्टमेंट, चैलेंजेस और लाइसेंसेस, ये सभी चीज़ें ये कवर करेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। ये वीडियो अंत तक देखिए और मुझे अपनी राय बताइए। तो जॉब्स के बारे में पूरी डिटेल्स में स्टार्ट करने से पहले, जॉब्स करने के लिए आपके पास कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए। एक्चुअली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, वर्ल्ड की 2nd नंबर की इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे जो जॉब करते हैं वर्ल्ड वाइड सभी जगह पे जॉब अवेलेबल रहते हैं। इन डेवलप्ड कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। हमारी कंट्रीज़ में भी बहुत सारे जॉब्स डेवलप हो रहे हैं अभी। और हमारा सेक्टर ऐसा नहीं है कि सिर्फ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इवन इन IT इंडस्ट्री से भी रिलेटेड अभी जॉब्स डेवलप हो रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत डिफरेंट जॉब्स है। लेकिन आपको इसमें उतरने के लिए या अच्छा करियर करने के लिए आपके पास स्किल्स होना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब्स करते हैं लेकिन सबको जितनी चाहिए उतनी सैलरी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आप उतने स्किल्स आपने डेवलप नहीं किए होते, आपने उतने एक्सपीरियंस नहीं लिया होता है, या आप में उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो उसकी वजह से जॉब करने से पहले आप उस स्किल्स को सीखिए, आप उस नॉलेज को सीखिए जो आपको करना है। उसमें इंटरेस्ट होना आपको ज़रूरी है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो बहुत जल्दी आप सीखेंगे और बहुत जल्दी एक्सपीरियंस के साथ आपका पैकेज भी बढ़ेगा और साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जॉब में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। अब बिज़नेस में भी ऐसा ही है। अब बिज़नेस हर कोई नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस है, उसके लिए कॉन्फिडेंस भी होना ज़रूरी है, और कौन कौन से आपको चीज़ों पे ध्यान देना है, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ये पार्ट आप कवर करेंगे। अजय जी ये आपको बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट की कितनी इंपॉर्टेंट है और वो कैसे आप कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। हाय गाइस, मैं अजय कुंबोज। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ फार्मास्यूटिकल बिजनेस के बारे में। अगर आप फार्मास्यूटिकल से जुड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो बेसिकली 4 तरह के बिजनेस की, मार्केटिंग कंपनी की, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की और फार्मास्यूटिकल रिटेल बिजनेस की। किसी भी तरह का फार्मास्यूटिकल बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो मेन रिक्वायरमेंट रहती है किसी भी पर्सन के लिए, तो वो रहती है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है। बेसिकली अगर आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर से नहीं हैं और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके लिए रहेगी वो ये रहती है कि आपको फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक्सपीरियंस है या नहीं है। और दूसरी चीज होती है, जो मेन क्वेश्चन आता है हमेशा, इन्वेस्टमेंट का आता है। हमेशा ही जितने भी वीडियो हम बिजनेस से जुड़े बनाते हैं उनमें जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है, किसी भी पर्सन को फेस आती है, वो इन्वेस्टमेंट की आती है। तो इन्वेस्टमेंट की जनरली क्या होती है, कोई फिक्स इन्वेस्टमेंट नहीं होती। पहले बिजनेस डिस्कस करने से पहले थोड़े बेसिक पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट कोई फिक्स नहीं होती, क्योंकि फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी की अगर बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की करते हैं, रिटेल की करते हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में क्या है कि अगर आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आते हो तो कोई फिक्स कैपिटल नहीं होती। यहाँ पे सारे तरह के पर्सन आपको मिल जाएंगे जिन्होंने बिजनेस को अलग अलग वे में शुरू किया है। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी में भी लोगों ने मिनिमम इन्वेस्टमेंट में शुरू किया है, उन्होंने 10-20 हज़ार से शुरू किया, 50 हज़ार से शुरू किया है। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में भी बहुत पर्सन ने पहले थर्ड पार्टी में किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के थ्रू बनवाते थे,
तो उन्होंने बहुत कम इन्वेस्टमेंट से शुरू किया है, बाद में खुद का प्लांट सेटअप किया है, तो ग्रेजुअली उन्होंने अपने बिजनेस को इंक्रीज किया है। उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में ही पहले किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ टाई अप करके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से लिए, वहां पे कुछ कमीशन पे काम किया, तो उसके बाद अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस सेटअप कर लिया। रिटेल में भी कुछ पर्सनों ने ऐसे ही किया है कि पहले किसी रिटेल के पास थोड़ा एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद लाइसेंस वगैरह ले लिया, उनको नॉलेज होगी। तो इन्वेस्टमेंट कोई बड़ा मैटर नहीं होता। अगर आपको फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एक अच्छा बिजनेस का आइडिया है आपके पास, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कभी भी कोई मुद्दा नहीं रहा है। फार्मास्यूटिकल बिजनेस में मैंने अपने जितना भी मेरे को एक्सपीरियंस है उसमें मैंने बहुत जमीन से लोगों को उठते हुए देखा, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में किया है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपके माइंड में रहता है, क्योंकि यहाँ पे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आप कितना भी बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा के भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं और बहुत कम इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ आप बहुत इजीली अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो अगर आपके पास फंड भी नहीं है। लेकिन बेसिकली जो मेन रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी वही रहेगी, आपको एक्सपीरियंस और नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आना चाहते हैं, किसी दूसरी इंडस्ट्री से भी आना चाहते हैं, या आपको खुद एक्सपीरियंस हो या आपके पार्टनर को एक्सपीरियंस हो, अगर आप में से किसी को एक्सपीरियंस नहीं है तो आप किसी एम्प्लॉय को हायर कर सकते हो जिसको इस सेक्टर में एक अच्छा एक्सपीरियंस हो, तो उसी के बाद आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आइए। क्योंकि ये बेसिकली पेशेंट कंसल्टेटेड नहीं होता, जो आपका एक्चुअल कंज्यूमर होता है वो पेशेंट होता है, लेकिन पेशेंट की मर्जी के हिसाब से आप मेडिसिन नहीं बेच सकते। आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से बेचेंगे, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर लिखेगा उसी हिसाब से पेशेंट उसको वहां से अपना रिटेल काउंटर से परचेज करेगा। तो बेसिकली डॉक्टर्स एक बहुत बड़ा मीडियम होता है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स की जो सेल आती है उसका मोस्टली पार्ट जो आता है वो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन से ही जनरेट होता है। तो किसी भी तरह का फार्मास्यूटिकल बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बेसिक समझने की बड़ी जरूरत हो जाती है। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी करने के लिए आपको क्या लाइसेंस चाहिए और किस तरह आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकते हो। थोड़ा सा ब्रीफली ये भी जानेंगे कि कैसे आप अपने काम को शुरू कर सकते हैं। उसी तरह हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में जानेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के बारे में जानेंगे, रिटेल बिजनेस के बारे में जानेंगे। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में और चैलेंजेस के बारे में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बिजनेस में आपको अजय जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड किया। तो अब मैं बताता हूँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कितने जॉब है। तो सबसे पहले बात करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कौन कौन सी है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोडक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे डिपार्टमेंट आते हैं। तो प्रोडक्शन में अगर आपको जाना है तो आपके पास स्किल्स होने चाहिए, मतलब नॉलेज होना चाहिए। स्पेशली आपको WHO गाइडलाइंस मालूम होनी चाहिए, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, व्हाट इज़ करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा भी वेइंग होता है, उस पर प्रोसेसिंग होती है, फिर फिनिश प्रोडक्ट बनता है। तो उस पर क्वालिटी चेक करने का काम क्वालिटी कंट्रोल, उस पर एश्योर करने का काम क्वालिटी एश्योरेंस करता है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेशल इन्वेंशन जो होते हैं उनका इन्वेंशन करने का काम, न्यू ड्रग फॉर्मुलेशन बनाने का काम, मतलब उनको सर्च करने का काम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होता है। तो प्रोडक्शन में अगर आपको जाना है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो आपको मालूम होनी ज़रूरी है। अगर क्वालिटी कंट्रोल में जाना है आपको तो वहाँ पे आपको डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स मालूम होनी चाहिए, साथ में अल्ट्रा स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे टेक्नोलॉजी मालूम होनी चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस कौन से रहते हैं ये आपको मालूम होनी चाहिए। क्वालिटी एश्योरेंस में क्या रहता है, क्वालिटी एश्योरेंस मतलब जो प्रोडक्ट अपडेट करते हैं क्वालिटी को उनका चेकिंग करना, ये मोलेलिटी नॉर्मेलिटी ये तो आप यहाँ पे चेक करते हैं। WHO गाइडलाइंस गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की गाइडलाइंस यहाँ पे होती है। तो इन डिपार्टमेंट के बारे में अगर सैलरी की बात करेंगे तो मिनिमम आपको 10 to 15,000 मिनिमम सैलरी मिलती है, वो कंपनी MNC हो या लोकल कंपनी हो। अगर अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं तो 15 to 20,000 आपको जॉब में सैलरी मिल सकती है। और साथ में आपको बाद में प्रमोशन भी मिल सकता है। 2 साल 3 साल के बाद अगर आपने अच्छा काम किया तो आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपकी सैलरी डबल भी हो सकती है। और यहाँ पे फ्यूचर कैसा रहेगा, तो अगर आपको यहाँ पे इंटरनल प्रमोशन होता है, जैसे आप टीम लीडर बन सकते हैं, यहाँ पे आप CEO तक जा सकते हैं, मतलब डिपार्टमेंट के हेड तक यहाँ पे जा सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर यहाँ पे आप जेन्युइनली काम करोगे तो आपकी सैलरी 1 लाख तक भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप जॉब
करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं अब मुझे इतना नॉलेज मिल गया है तो मैं अब इसमें कुछ बिजनेस कर सकता हूँ क्या। तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। वो बिजनेस है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आप डाल सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज इसमें मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज आपको थोड़ा गेन करना पड़ेगा। और इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे, अजय जी बताएंगे, तो देखिए उनका वीडियो, वो पूरी डिटेल्स में आपको बता रहे हैं। बात करते हैं हम फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। अगर हम फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, थोड़ा हाईली इन्वेस्टेड काम हो जाता है, क्योंकि उसमें एक प्लांट सेटअप की रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी होती है। शेड्यूल एम में जो स्पेसिफिकेशन दी गई है उसके हिसाब से आपको सारी की सारी स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो फिर आपको एटलीस्ट मिनिमम आपको WHO GMP सर्टिफिकेशन के हिसाब से रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है। काफी हाईली इन्वेस्टेड प्रोजेक्ट हो जाता है। तो उसके लिए जो आपको बेसिकली लाइसेंसेस की जरूरत पड़ेगी वो आपको एक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, जो आपको स्टेट ड्रग अथॉरिटी से मिलेगा। उसके अलावा आपको होलसेल ड्रग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं साथ में। जो प्रोडक्ट आप बनाओगे उसको आप आगे सेल आउट करोगे, तो आपको होलसेल ड्रग लाइसेंस की भी जरूरत पड़ेगी। आपको GST नंबर की जरूरत पड़ेगी। FSSAI की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप फार्मास्यूटिकल प्लांट में फूड सप्लीमेंट का कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते। अगर आप फूड सप्लीमेंट भी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से प्लांट सेटअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेम वही ट्रेडमार्क वाली और कंपनी रजिस्ट्रेशन वाली रिक्वायरमेंट मार्केटिंग कंपनी से मिलती जुलती हो जाती है, वही यहाँ पे भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा। अब कैसे सेल आउट कर सकते हो, किस किस वे से आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा। इसके अलावा आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो मार्केटिंग कंपनी के लिए, आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो, आप लोन लाइसेंसिंग में जा सकते हो। तो इनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। डिटेल में हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देते हैं। थर्ड पार्टी में क्या होता है कि कोई भी मार्केटिंग कंपनी आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए देती है, जो भी आपके पास स्पेसिफिकेशन है, जो भी आपके पास अवेलेबल है रॉ मटेरियल, जिस तरह का आपका डिजाइन डाई पंचेज वगैरह है, उसी हिसाब से आप उसको बना के दे देते हैं कि मिनिमम क्वांटिटी पे। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में मार्केटिंग कंपनी अपनी स्पेसिफिकेशन देती है। अगर आप उसको अरेंज नहीं कर सकते तो वो खुद अरेंज करा के देती है। वो एक पर्टिकुलरली आपको उनके हिसाब से असेंबल करना होता है प्रोडक्ट को। लोन लाइसेंसिंग बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है थर्ड पार्टी और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, क्योंकि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और मार्केटिंग कंपनी दोनों डिफरेंट होती है। लोन लाइसेंसिंग में क्या होता है, लोन लाइसेंसिंग में बेसिकली जो मार्केटिंग कंपनी होती है वो एक तरह से प्लांट को हायर करती है। बेसिकली वो एक आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस अलग हो जाता है। उसके बाद लोन लाइसेंस के लिए कोई मार्केटिंग कंपनी आपके पास आती है तो आपको लोन लाइसेंस के लिए ड्रग ऑफिस में दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। तो फिर जो मार्केटिंग कंपनी है वो एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन जाती है, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसी के प्लांट के अंदर ही वो मैन्युफैक्चरिंग करेगी। तो जो मार्केटिंग कंपनी है वो ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने प्रोडक्ट पे लिख सकती है। तो इस वीडियो में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रिलेटेड, जॉब्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिलेटेड सभी डिटेल्स में हम दोनों ने बताया। आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक शेयर कीजिए। और नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलिए, उसमें हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग एज अ जॉब एंड फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग कंपनी एज अ बिजनेस। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।